स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक की जो बुक है वहाँ पर इसकी समरी मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसका हम लोग यहाँ पर इसको शॉर्ट में समझेंगे। हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हाईलाइट किया है, तो इसको पढ़ने के बाद अगर आप इस बुक को ले आते हैं और पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वो। क्योंकि जब आप एक बुक पढ़ने बैठते हैं तो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या हाईलाइटेड होनी चाहिए, अगर वो आपको एक बार दिख जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस हो जाती है, तो आप उसको अच्छे से लर्न कर पाते हैं। तो जैसे हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स को डिस्कस किया है, वैसे ही ज्योग्राफी का भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेकंड चैप्टर, भूगर्भिक संरचना। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, देखिए एक 225 मिलियन वर्ष पूर्व जो पेंजिया था वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसको मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। तो ये लॉरेंसिया और गोंडवाना में विभक्त होता है, इसका प्रसार होता है। आप देखेंगे तो 225 मिलियन वर्ष पूर्व, 135 मिलियन वर्ष पूर्व, 65 मिलियन वर्ष पूर्व और वर्तमान स्थिति ये है। तो ये पूछा जाता है कि जो वर्तमान में भारत का भाग है वो किसका है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया गया है, यहाँ पर मैप के जरिए समझाया गया है। आइए इसको देखते हैं। तो गोंडवाना लैंड के विभाजन, उसके एक भाग का उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास होता है। यहाँ प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, टर्शियरी युगीन विभिन्न स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे कि अंगारा लैंड का कौन सा भाग है वर्तमान में और गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग है वर्तमान भाग में, इसको देखते हैं। तो अंगारा लैंड लॉरेंसिया का जो भाग है वो है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड। इसी प्रकार गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो है प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत जो है वो किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। यहाँ से इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। अब भारत का प्राचीन इतिहास समझने के लिए आपको जो भूगर्भिक संरचनाओं का मापक्रम है वो समझना होगा कि किस प्रकार महाकल्प, कल्प, युग जो है वो डिवाइडेड हैं। तो जैसे इसको समझने के लिए आप याद कर सकते हो कि जो प्राइमरी स्टेज था, सेकेंडरी स्टेज, फिर टर्शियरी आता है और क्वाटरनरी। तो चार भागों में प्रमुखता जो कल्प हैं वो बांटे गए हैं। इसी प्रकार से इनके युग हैं, इपोच जिसको बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जो महाकल्प है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सबसे पुराना हो जाता है आपका प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद का जो समय आता है वो होता है पैलियोजोइक, उसके बाद का समय है मेसोजोइक और सबसे जो लास्ट में आता है वो है सिनोजोइक। तो थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक। तो इसको यहाँ पर डिस्कस भी किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये प्राचीन से लेके वर्तमान तक का क्रम है, और इसी को उल्टा देख लें तो बुक में ऐसे डिस्कस किया हुआ है। जो हम लोगों को बताया जाता है कि किस काल में कौन सा है, भारत का विकास कैसे हुआ, वो जो है वो इसमें जो इपोच दिए गए हैं इनको लेकर के होता है। जैसे प्री कैम्ब्रियन के टाइम में आप देखेंगे अरावली वगैरह के माउंटेन है, अभी इसको आगे पढ़ेंगे। फिर पैलियोजोइक के भाग हैं, ये हैं कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो आपको ये कार्बोनिफेरस वगैरह पढ़ने को मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये समय का मापक्रम है, इपोच है। इसी प्रकार आप पढ़ेंगे क्रिटेशियस युग, जब ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन होता है, लावा का प्रवाह होता है और दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। तो क्रिटेशियस युग कहाँ है, वो है मेसोजोइक का भाग। तो इसका होता है, अगर प्राचीन से हम देखो नीचे से ऊपर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं प्राचीन से नवीन पढ़ रहा। तो ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस में इसको डिवाइड किया गया है, इसमें भी भारत का भाग देखेंगे। इसके बाद आता है टर्शियरी। टर्शियरी को अलग अलग भागों में बांटा गया। अगर प्राचीन से नवीन देखें तो नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, आदि नूतन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो आप देखेंगे कि प्लायोसीन से ले करके जो ये आपका क्वाटरनरी में आता है प्लीस्टोसीन, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो प्लायोसीन से लेकर प्लीस्टोसीन तक का ये इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये हिमालय की जो संरचना है क्रम वाइज इसमें इनका जन्म होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये अभी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस बुक में इस टाइम टेबल को डिस्कस किया गया है। इसका एक टेबल बनाइएगा जो प्राचीन से नवीन हो। इस बुक में इसको नवीन से प्राचीन बनाया गया, तो कोई बात नहीं है, जैसे आपको याद हो सके समझने के लिए आप उसको अच्छे याद कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएँ हुई, तो इनको यहाँ पर डिस्कस
किया गया है, जिनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो भारत की भूगर्भिक संरचना है उससे संबंधित यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जो प्राचीन सबसे पहला था महाकल्प, वो था प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, प्री कैम्ब्रियन जो है वो भागों में बटा हुआ है। कैसे? आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, इस प्रकार से क्रम बटा हुआ है। ठीक है, तो प्राचीन से नवीन का क्रम भी लगाने के लिए आता है। तो आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ये 5 का क्रम, 4 इसमें लिखा है, 5 हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। पहले तो इनका क्रम ही पूछा जाता है कि आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, ठीक, बाद में गोंडवाना आता है। अभी इसमें कौन सा बन रहा है इसको बहुत ध्यान में नहीं देते हैं, देखते हैं आगे चल के। जो आर्कियन वाला हिस्सा है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो आर्कियन क्रम है, प्री कैम्ब्रियन के ही ये भाग हैं। जो महाकल्प हमने 4 बताए थे आपको, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, उसमें प्री कैम्ब्रियन में ये आर्कियन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप इसको मैप पर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जो यहाँ पर मैप बताया गया है, वास्तव में यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन, गोंडवाना, विंध्यन, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी, नूतन प्लेस्टोसीन, इनके ऐसा एक विवरण दिया गया है। तो जो ये चट्टानें हैं ना, देखिए प्राचीन भारत जो रहा होगा वो एक चट्टान रहा होगा। जैसे गोंडवाना लैंड का जो दक्षिणी हिस्सा है वो चट्टान, तो उसमें समय समय के अनुसार परिवर्तन आए होंगे। कटाव हुआ होगा, अपक्षय हुआ होगा, अपर्दन हुआ होगा, भूस्खलन हुआ होगा, खिसकाव हुआ, तो उसमें परिवर्तन आए होंगे। तो वही क्रम है जो ये बना है आर्कियन। तो आर्कियन में जब बदलाव आया होगा तो कुछ हिस्सा धारवाड़ बना होगा, इसमें क्रम आया बदलाव हुआ होगा तो कुड़प्पा हुआ होगा, और कुड़प्पा के बाद जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो उसके बाद निर्मित होंगी। तो आप देखेंगे जो शुरुआत में होंगी वो आग्नेय चट्टानें होंगी, क्योंकि बाद में उनमें तोड़ मरोड़ होगा तो अवसादी चट्टानें आएंगी। लेकिन क्या आपने पढ़ा है कि पहले उसमें जीवाश्म वगैरह होते हैं? नहीं। तो जैसे जैसे आप बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपको अवसादी, जीवाश्म चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो आप देखें तो जो विंध्यन संरचना है वहाँ पर आपको जीवाश्म वगैरह मिलने लगते हैं, और जबकि सबसे प्राचीनतम अवसादी संरचना देखें तो आप देखेंगे कि धारवाड़ वगैरह में मिलते हैं। तो थोड़ा इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बुक में डिस्कस किए गए हैं, इनको समझते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, आर्कियन क्रम में तो सबसे पहले जो गर्म पदार्थों का शीतलीकरण था, लावा मैग्मा से रिपौंतरण के द्वारा आर्कियन संरचना का विकास हुआ, इसलिए ग्रेनाइट और नीच चट्टान से निर्मित यह प्राचीनतम संरचना है। इसका विस्तार भारत में दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठार, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जड़ों में भी आर्कियन संरचना पाई जाती है। अब चूंकि आग्नेय चट्टान है, पहले से ही गर्म होगा तो जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, और ये सबसे पुरानी चट्टान है तो नीचे की परतों में चले जाने के कारण इनका आर्थिक दृष्टि से दोहन कठिन है, लेकिन दोहन कठिन है, तो भंडार इसमें पाए जा सकते हैं। इसमें प्रमुख थी अरावली की पहाड़ियाँ, जो विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतों में से एक माना जाता है। तो ये आपका आर्कियन से रहा कि इसमें आपको एक मिल जाता है अरावली की पहाड़ियाँ। ये जो है ग्रेनाइट नीच चट्टानों से बना है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, और भारत के प्रमुख प्राचीन क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। फिर होता क्या है कि इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है आर्कियन में ही। तो आर्कियन संरचना में भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का कैसे होगा? अवसादों के निक्षेपण से। ये कैसा होगा? अभी देखिए, जीवाश्म नहीं है तो जीवाश्म रहित होगा। कायांतरित अवसादी चट्टानी संरचना है, ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, इसके क्रम की जो चट्टानें हैं हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमाऊं श्रेणी में ही पाई जाती हैं। अगर धारवाड़ की बात करें तो धात्विक अधात्विक खनिजों की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसी का है तो वो धारवाड़ का है। क्यों? क्योंकि लौह, अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा सब इसमें प्रमुखतया पाई जाती है। इसके बाद जो इनका आर्कियन और धारवाड़ में जब परिवर्तन आएगा, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, तो कौन सा बनेगा? कुड़प्पा। तो क्रम याद रखेंगे, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, और उसमें जब परिवर्तन आएगा तो विंध्यन बनेगी। तो देखिए, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, लेकिन जीवाश्म यहाँ भी कम पाया जाता है या अभाव रहता है। इसका प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा, सेवराय, जवादी। आप देखेंगे तो जो क्रम है दक्षिण में पहाड़ियों का, उनको मैप एक बार देखिएगा कि सेवराय, जवादी, नल्लाकोंडा, ये इनकी थोड़ी सी पहाड़ियाँ हैं, उनको देखिएगा। कृष्णा घाटी, पापा घानी, चेयार घाटी, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए, जो आपकी ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं
चूँकि बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाँ, एस्बेस्टस संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ विशेष तथ्य भी डिस्कस किए गए हैं। जैसे भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, ये कहाँ पर? टर्शरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं कोयले के लिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं धात्विक खनिजों के लिए। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग आया प्लीस्टोसीन काल में। इसका क्रम पूछा जाता है गुंज, मिंडल, रिस, वुर्म। इसके बाद अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्निधि थी वो था टीथिस सागर। जो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है जल निक्षेपों द्वारा। देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है प्लीस्टोसीन युग में। तो ये एक शॉर्ट में है, इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। जो कुड़प्पा के बाद आता है तो वो हैं विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम में क्या हुआ? तो जो कुड़प्पा संरचना का अवसादीकरण होगा, निक्षेपीकरण होगा, उनसे बनेगी विंध्यन। विंध्यन में क्या होता है? बिहार के सासाराम, रोहतास, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उत्तर के आगरा से लेकर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक इनका विस्तार है। ये भी अवसादी चट्टान से निर्मित है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। तो देखिए विंध्यन में जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। इसमें लाल बलुआ पत्थर, देखिए कुड़प्पा में बलुआ पत्थर मिले थे, यहाँ प्रमुखतः लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर चट्टान से निर्मित संरचना मिली है। इनका जो उपयोगिता है वो भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से अधिक आर्थिक महत्व है। तो पूछा जाता है कि सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी के जो पत्थर लगे हैं वो यहीं से बने हैं। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें भी यहीं से पाई जाती हैं। तो ये विंध्यन संरचना आपकी हो गई। तो ये हमने पढ़ा पूरा प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में किसको किसको पढ़ा? तो प्री कैम्ब्रियन में हम पढ़ा आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन। तो अब यहाँ से इसको शॉर्ट में भी देख लेते हैं कि देखिए आर्कियन में आग्नेय चट्टानें हैं, कुछ कायांतरित हो सकती हैं। धारवाड़ में इनमें परिवर्तन होगा तो अवसादी बनेंगी, लेकिन ये प्राचीनतम होंगी, जीवाश्म नहीं होगा। कुड़प्पा में चूना पत्थर से युक्त हैं, इसमें भी जीवाश्म नहीं होगा। और विंध्यन में जीवाश्म युक्त अवसादी संरचना देखने को मिलती है। ये इनके प्रमुख क्षेत्र हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार जो प्री कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन के बाद कौन सा आता है? तो हमने देखा था वहाँ पर क्रम पैलियोजोइक का आता है। तो पैलियोजोइक के बाद मेसोजोइक आएगा, मेसोजोइक के बाद सेनोजोइक आएगा। तो पैलियोजोइक में भारत का क्या विकास हुआ ये थोड़ा देखते हैं। जब आप पैलियोजोइक का विभाजन देखेंगे ना, तो जैसे आपको यहाँ पर लिखा मिल रहा है कार्बोनिफेरस पर्मियन युग। अब ये कार्बोनिफेरस पर्मियन युग कहाँ है? तो इसको हम आपको फिर से उसी टेबल में ले चलते हैं कि पैलियोजोइक में कार्बोनिफेरस से लेकर पर्मियन तक का युग कहाँ पर है वो देखते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप उसे नहीं समझ पाएंगे। देखिए पैलियोजोइक का जो विभाजन है प्राचीन से नवीन की ओर हम देखें, सबसे पुराना ये वाला है, प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन आता है, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन। तो इस 3 क्षेत्र में भारत का बहुत अधिक विकास नहीं होता है, खासतौर से डिवोनियन तक। जो इसका प्रमुख भाग आता है वो आता है कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो देखिए आपको ये मिल जाता है इस समय काल में कि कार्बोनिफेरस से लेकर पर्मियन तक का, जो यहाँ पर इस पैलियोजोइक के इस भाग की बात हो रही है। तो अब इसको याद रखेंगे कि इसमें कौन सी बात होती है जिसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वो समझते हैं कि कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। तो आपने प्री कैम्ब्रियन में देखा अरावली वगैरह का, और थोड़ा सा किस किस तरीके से उसमें डिवीज़न होता है, प्राचीन चट्टानें बनती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना है वो कार्बोनिफेरस से पर्मियन युग में बनता है। अब इसमें क्या होता है कि जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। तो देखिए जो पैलियोजोइक का गोंडवाना स्टेज है वो कोयले के लिए ही प्रसिद्ध है। तो जो गोंडवाना क्रम आता है, गोंडवाना में ही कोयला पाया जाता है। अगर भारत के कुल कोयला भंडार की बात करें तो लगभग 98% इसी संरचना में पाया जाता है। दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन, नर्मदा नदी, इनकी जो बेसिन है उसमें गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो ये रहा पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के बाद कौन सा आएगा? मेसोजोइक। तो याद रखेंगे क्रम, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के बाद आपका कौन सा है? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के बाद मेसोजोइक। मेसोजोइक मैंने आपको बताया था कि ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो ट्रियासिक जुरासिक से आपको याद होगा जुरासिक पार्क मूवी आई थी। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो जो मेसोजोइक का अंतिम आता है क्रिटेशियस, तो उस मेसोजोइक कल्प के क्रिटेशियस युग में क्या होता है? शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है।
इसमें बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होती है जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। ये महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। काठियावाड़ प्रायद्वीप में भी इसका है गुजरात के। तो दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र का काठियावाड़ प्रायद्वीप। थोड़ा इसको इम्पॉर्टेंट है इसलिए देख लेते हैं इसको मैप पर। यहाँ पर मैं एक मैप दिया गया है कि वो काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ है और महाराष्ट्र का क्षेत्र कहाँ पर है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है और ये है आपका जो मेन प्रायद्वीपीय क्षेत्र है अभी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ क्रिटेशियस युग। तो दरारी उद्भेदन से बना ये आपका दक्कन ट्रैप। तो इसका प्रमुख क्षेत्र है महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र और काठियावाड़ प्रायद्वीप। इसकी प्रमुख खास बात क्या है कि यहाँ पर काली मृदा है, भारत के खनिज संसाधनों से ये संपन्न है। तो तीन हो गए हमारे, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक। मेसोजोइक के बाद डिस्कस किया गया है सेनोजोइक। तो सेनोजोइक में डिवीज़न आते हैं। सेनोजोइक में आप देखेंगे तो ईओसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, इस तरीके से ईओसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, माफ़ कीजिएगा, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन और उसके बाद प्लीस्टोसीन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बुक में अच्छे से डिस्कस भी किया गया है। तो लेकिन इसका डिवीज़न जो यहाँ पर बताया गया है वो टर्शियरी और क्वाटनरी में किया गया है। ठीक है, हालांकि टर्शियरी अपने आप में एक अलग ही है युग, कोई बात नहीं। तो जो सेनोजोइक का क्वाटनरी है तो इसमें एक प्लीस्टोसीन के पहले माना गया है और एक हिमयुग के बाद। तो जो हिमयुग है उसके पहले का काल कहलाता है प्लीस्टोसीन, जो हिमयुग के बाद का काल है वो कहलाता है होलोसीन। हिमयुग के पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी प्लीस्टोसीन में, ठीक है, जो प्लीस्टोसीन हिमयुग के पहले, और हिमयुग के बाद जो है वो भारत के उत्तरी मैदान और तटीय मैदान का निर्माण होता है। तो ये इसका क्रम हो गया। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो ये सिनोजोइक महाकल्प का टर्शियरी युग है, इस टर्शियरी युग में मैंने आपको बताया कई डिवीज़न हैं। थोड़ा सा आपको वो टेबल दिखा देते हैं जहाँ से ये डिवीज़न किया गया है। तो देखिए टर्शियरी में यहाँ पर यही मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा था कि ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो इसमें हिमालय की उत्पत्ति होती है क्रम से। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कौन सी श्रेणियाँ किस काल में आती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है इस बुक में। तो ये है उसका पूरा डिटेल। एक बार इसको पढ़ते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैप पर समझते हैं पहले कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए हिमालय का जो वर्गीकरण किया जाता है, जब भी अब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय या हिमाचल, और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो ये 4 भागों के नाम आपने सुने होंगे। बाद में आता है उत्तरी मैदान। ये सभी क्या हैं, भ्रंश घाटियों से अलग हैं। इनका भ्रंश घाटियाँ इनके बीच बीच में है, इनका नाम है। जो ये शॉर्टकट नाम लिखे हुए हैं HFF, MBF, MCT, ITSZ, एक्चुअली में इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या है, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले इनका नाम देखिए, ये है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ये क्या है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये क्या है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये क्या है तो इंडस सांगपो सचर जोन। तो इस तरीके से ये 4 प्रमुख हैं जो कनेक्ट करते हैं। तो पूछा जाता है किनके किनके बीच में है। तो जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में इंडस सांगपो सचर जोन है। या फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, तो वो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कनेक्ट करता है। या जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, तो लघु हिमालय और शिवालिक को। और शिवालिक को या हिमालय को उत्तरी मैदान से कौन कनेक्ट करता है, तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इस तरीके से इनके हिंदी नाम भी पूछे जा सकते हैं। अब इनका जो काल है, तो मैंने आपसे कहा ना कि क्रम से ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, चारों का क्रम देखिए ऐसे है क्रम से। तो अगर सबसे प्राचीन देखें तो ईओसीन है, उसके बाद ओलिगोसीन है, उसके बाद मायोसीन है, उसके बाद प्लायोसीन है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है तो ये सेनोजोइक के प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। तो इस पिक से ही आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे प्राचीन ट्रांस हिमालय हुआ, उसके बाद बृहद हिमालय हुआ, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, और इनका काल भी यहाँ पर ऊपर मेंशन किया गया है। अब थोड़ा सा इस बुक को पढ़ते हैं जो यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो चलिए अब आपके लिए इजी हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि जब आप इसके बार पढ़ेंगे तो इस बुक को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। बुक में तो बहुत कुछ डिस्कस किया गया है लेकिन आपको समझ पाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे क्या हुआ कि सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है,
इस प्रक्रिया के तहत क्या हुआ, सबसे पहले प्लायोसीन और इयोसीन काल के मध्य में टेथिस सागर का संकुचन हुआ। जहाँ हिमालय है वहाँ टेथिस था, उसका संकुचन होता है। और उस संकुचन की जगह पर क्या होता है, ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। सांगपो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, इंडस सिंधु को कहते हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र का एक सचर जोन इसमें निर्माण होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, ये ITSZ मैंने आपको दिखाई दिया कहाँ पर है। उसके बाद आता है ओलिगोसीन काल। तो इयोसीन के बाद कौन सा आता है, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन काल में क्या होता है, इसमें बृहद हिमालय की उत्पत्ति होती है। इसके अंत में मेन सेंट्रल थ्रस्ट का विकास होता है। इसके बाद आता है मायोसीन काल। मायोसीन काल में लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति होती है, जिसे हिमाचल कहा जाता है। इसके अंत में जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है उसका विकास होता है। और इसके अंत में सबसे लास्ट में आता है प्लायोसीन। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है, जो नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो प्लायोसीन के अंत तक जो है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट की संरचना का विकास होता है। ये एक ऐसा प्लेट है जहाँ से अभी भी भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है। इसका मतलब अभी भी ये भाग जो है इसमें नीचे की तरफ धंस रहा है। तो ये याद रखें कि ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो अभी भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे अभी भी क्षेपण हो रहा है। तो ये कौन सा है, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट के माध्यम से। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि ये हो गए 4, इनको आपने अच्छे से डिस्कस किया। तो जो इसमें प्लीस्टोसीन है उसमें उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। तो देखिए प्लीस्टोसीन ह्यूमिक के बाद क्या होता है, जब हिमालय पर्वत क्षेत्र से नदियाँ निकलेंगी तो अवसाद लेके आएंगी तो उत्तरी मैदान का निर्माण करेंगी, तो उनका निर्माण होता है। जो होलोसीन है, अभिनव अत्यंत नूतन युग, इसमें क्या हुआ कि विशाल मैदान का बांगर खादर रूप विकसित हुआ। झेलम, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का विकास भी निर्माण इसी काल में होता है। तो हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस, आप इसको हल कर पाते हैं कि नहीं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। अब बताइए, आपको बताना है कौन सी नवीनतम। मैंने आपसे कहा था कि क्रम है, सबसे पहला आप देखेंगे, अगर इसको आप पढ़ें तो आपका इसमें सबसे पहले आ जाएगा धारवाड़, धारवाड़ के बाद आएगा कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद बिंधन, बिंधन के बाद गोंडवाना। तो नवीनतम कौन सा होगा, गोंडवाना। आर्कियन इसमें दिया नहीं है, तो आर का जो आर्कियन है, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, बिंधन, गोंडवाना, ये क्रम है। नवीनतम हुआ गोंडवाना। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण। तो आप जानते हैं कि ये जो आपका क्रिटेशियस युग है उसमें दरारी उद्भेदन से निर्मित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 का, ये क्रिटेशियस युग में। लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। अब लघु हिमालय बताइए कहाँ है। तो लघु हिमालय आपको पता है कि बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। तो शिवालिक और महान हिमालय है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा गया है, इसको देखते हैं। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। फिर दूसरा है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। चौथा है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो देखिए जो पहला, दूसरा, तीसरा है ये सही है, ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ। लेकिन जो पश्चिमी तट समुद्र तट है वो वहाँ पर अवतरण के जरिए हुआ है, न कि नदियों के जमाव की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर सी जो है वो असत्य है, यानी कि यही आपका आंसर होगा, क्योंकि असत्य ही पूछा गया था। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ होता है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस होता है, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब टर्शियरी स्टेज में आप देखते हैं डिवीज़न होता है तो उसमें आपका मेसोजोइक युग का जब डिवीज़न होता है तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस इसमें होता है। तो जुरासिक स्टेज में गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो आपका आंसर हो गया 5 का बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाले भौमिकीय समूह हैं। कोयला किस में पाया जाता है, धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना, कुडप्पा। तो यह आंसर हो जाएगा गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो आप जानते हैं कि जो गोंडवाना लैंड का प्रसार हुआ है वो उत्तर की तरफ हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। मिलान करना है यहाँ पर, दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा, ताप्ती और जलोढ़ निक्षेप। तो चलिए मिलाते हैं, जैसे जैसे आपने याद किया वैसे वैसे मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो आपका अरावली है वो आपका हो जाता है प्री कैम्ब्रियन का, ये आपने पहले ही
पढ़ रखा है। जो जलोढ़ निक्षेप है वो उत्तर नूतन से संबंधित हैं। इसके बाद जो आपका दक्कन ट्रैप है वो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो क्रिटेशियस काल में आ जाएगा। तो इसमें हो गया आपके ए से हो गया 3 और ए से 3 2 दिए गए हैं और सी से हो गया 2। तो ए से हो गया 3 और सी से हो गया 2। तो इसमें आपका जो आंसर मैच कर रहा है वो बी का पश्चिमी घाट जो है वो आपका हो जाएगा उत्तर नूतन, और जो नर्मदा ताप्ती का है वो हो जाएगा अत्यंत नूतन। हाँ, ये अत्यंत नूतन है क्योंकि सबसे लेटेस्ट जो है वो नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो चलिए मैंने आपको समझाया था कि ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इस तरीके से हमने डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें जो महाकल्प है उनको दे दिया गया है, तो सेनोजोइक में हुआ था, क्योंकि ईओजोइक कोई यहाँ पर स्टेज नहीं है। जो पहले आता है प्री कैम्ब्रियन आता है, उसके बाद पैलियोजोइक आता है, फिर मेसोजोइक आता है, फिर सिनोजोइक, तो सबसे लास्ट में सिनोजोइक आएगा, इसलिए आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो अब बताइए भारत जो उपमहाद्वीप है किसका भूखंड था, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर दिया ही है तो मैं दे देता हूँ, आपका आंसर होगा गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ में आएंगे। इसके बाद इस बुक को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक अच्छी बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।